हाँ जी मेरे दोस्तों, तो आपके हाल तो होंगे बिल्कुल बेहाल क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं बिल्कुल नजदीक। तो अब पहले तो आप सुनो, आपका पहले जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, जैसी भी तैयारी थी, अच्छी थी बुरी थी वो सब मुझे नहीं पता। अगर बुरी थी तो कोई बात नहीं, अपने पास भी बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट टाइम है, अपन बिल्कुल इजीली आगे कवर कर सकते हैं, अपने पास बहुत टाइम पड़ा है। अच्छी थी तो बहुत अच्छी बात है, पर ये नहीं कि पहले अच्छी थी तो अभी अपन तो ये ढील छोड़ सके। दोनों ही केस के अंदर अभी तो अपने को जी जान डालनी ही डालनी पड़ेगी। अच्छी थी ठीक है, आपको बेनिफिट मिलेगा, पहले की तैयारी भी अच्छी है तो अभी आपको बेनिफिट मिलेगा। बट ऐसा नहीं कि नहीं अभी हमने ढील छोड़ दी, पहले बहुत अच्छे से हुआ है तो भाई पहले का सब कुछ पत्ता अभी साफ हो जाएगा इतने दिनों अगर तुमने ढील छोड़ दी, ठीक है ना। तो कुल मिला के पहले की बातें अभी तुम भूल जाओ। अभी जो भी करना है अब बिल्कुल अच्छे से करना है अपन को। अपने पास बहुत ही सफिशिएंट टाइम है, चाहे पहले बिल्कुल तैयारी अच्छी नहीं हुई थी तो भी अपने पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। ठीक है, तो चलो अपन शुरू कर दे। मैंने आपको एक रिवीजन शेड्यूल शेयर करा है टेलीग्राम चैनल पर, वीडियो भी शेयर करी है कि आपको रिवीजन किस सीक्वेंस में करना है, कितने रिवीजन करने हैं, कितने डेज अलॉट करने हैं। वो नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो वो आप उठा लेना। तो फर्स्ट ही फर्स्ट अपना रिवीजन उठाते हैं अपन एफआर। एफआर के अंदर जो डिटेल स्ट्रेटेजी अपन को पढ़ना कैसे, उधर घुसते हैं अपन। और एबीसी एनालिसिस भी वो अपन नीचे लाएंगे। तो पहले तो भाई एफआर के अंदर अपन को क्या क्या चीजें चाहिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट नोट, सेकंड क्वेश्चन बैंक एक अच्छा सा। कॉन्सेप्ट नोट्स में मैं सजेस्ट करता हूं आप अपना एक सेपरेट रजिस्टर बना लो, या जो भी अपनी फैकल्टी ने आप जिससे क्लासेस ली होगी या जो भी आप जिससे भी पढ़े होंगे, आप सेल्फ स्टडी करी होगी, जो भी है आपने एक बेटर है आप अपना सेल्फ रजिस्टर बना लो। नहीं बना हुआ मतलब अभी वैसे ठीक है, आप नोट्स चाहते हो कि सेल्फ वापस में इतनी मेहनत ना करो, किसी की बुक आप फैकल्टी के रेफर कर रहे हो नोट्स के लिए, तो आप उसमें क्या करना, सेपरेट रजिस्टर में आपको लग रहा है टाइम लग जाएगा, तो उसी बुक में लाइक कोई भी बुक आप फैकल्टी के रेफर करो नोट्स की भी, तो उस बुक के अंदर कोई ये टॉपिक मुझे लग रहा है हार्ड, अज्यूम ये टॉपिक हार्ड लग रहा है तो मैं इसके ऊपर एक कोई लाऊंगा ब्लैंक पेपर, वो ब्लैंक पेपर चिपका दूंगा और इस ब्लैंक पेपर पे इस हार्ड को मैं बिल्कुल इजीली अपनी लैंग्वेज में लिख दूंगा। मतलब ये पेज तो अच्छा था, ये पेज तो मुझे फैकल्टी की बुक से पढ़ने से समझ में आ रहा है, पर ये वाला अच्छा नहीं है, तो या तो मैं यहाँ पे कट करके ऊपर लिख दूंगा इसको, या फिर इसी को पूरे ब्लैंक पेपर चिपका के इजी लैंग्वेज में लिखूंगा। ओवरऑल सेंस ये कि नेक्स्ट बार मैं कोई चीज पढ़ूं तो ये नहीं कि बार बार मैं घुस रहा हूँ दूसरे किसी दूसरे के बंदे ने वो लैंग्वेज लिखी है, मैंने वो लैंग्वेज नहीं लिखी है ना समझने के लिए, वो फैकल्टी ने लिखी है, तो हो सकता है मेरे लिए इजी ना हो, तो मैं बार बार फैकल्टी की लैंग्वेज ना उसकी मेरी लैंग्वेज में लिख दूं कि अगली बार मैं जब भी पढ़ूं तो बहुत ईजी हो। तो कॉन्सेप्ट नोट वैसे अपने तैयार होने चाहिए, चाहे कैसे भी हो कॉन्सेप्ट नोट। एफआर के अंदर कोई लैंग्वेज से फर्क पड़ता नहीं है, बस अपन को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से चार्ट बनाओ तुम अच्छे से, हिंदी में लिखना हिंदी में लिखो, बस खुद को समझ आना चाहिए। लिखो कि ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे मैं सोल्व करूंगा, ये आएगा तो ऐसे सोल्व करूंगा, ऐसे बनाओ कॉन्सेप्ट नोट जो खुद को ईजी लगे। फिर एक अच्छी क्वेश्चन बैंक, अच्छी क्वेश्चन बैंक मतलब जो स्ट्रिक्टली एज पर आईसीआई हो, आईसीआई का मेथड ऑफ सॉल्यूशन ही फॉलो हुआ है। अगर आईसीआई का मेथड ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, वर्किंग नोट भी एज पर आईसीआई चाहिए। आईसीआई स्टेप वाइज मार्किंग करता है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है सीएफएस का, तुमने बैलेंस शीट बना ली वगैरह वो सब बना लिया, यहाँ पे बैलेंस शीट पी&एल वगैरह, यहाँ पे वर्किंग नोट होते हैं अलग अलग तरह के, गुडविल के, प्री पोस्ट एक्विजिशन वगैरह ये सब। तो इसका हो सकता है केवल 4 मार्क्स हो सकता है इसका 2+2, 2+2, इसके 6 मार्क्स होगा टोटल वर्किंग नोट के, इसका 4 ही हो, ये भी पॉसिबल है। तो सॉरी, तो जो भी आप वर्किंग जो भी आप मॉड्यूल मतलब क्वेश्चन बैंक उठाओ वो आईसीआई का मेथड ही होना चाहिए उसके अंदर। स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी, इसका 2 मार्क्स, इसका 2 मार्क्स, इसका 2 मार्क्स, तो आईसीआई का मेथड ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो वाला क्वेश्चन बैंक उठाओ आप, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या कवर होने चाहिए, आईसीआई के आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर और आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, ये सारे कवर होने ही होने चाहिए। सॉरी, तो आपका मॉडिफाई कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, आईसीआई के ही आंसर एग्जैक्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी अपनी क्वेश्चन बैंक हो सकता है पुरानी ली हुई हो, तो उस क्वेश्चन बैंक के अंदर जो आरटीपी एमटी पास्ट पेपर आपके नहीं कवर है वो वाले आपको सेपरेटली करने हैं, जो आईसीआई सेपरेटली रिलीज करेगा। आधे लोग स्किप कर जाते हैं ये पॉइंट, और बहुत अच्छी चांसेस है, बहुत अच्छी चांसेस है कि जो आपका पेपर अज्यूम करो आपका अटेम्प्ट नवंबर में, नवंबर 23 मान लो, चलो नवंबर 23 आपका क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छी चांसेस है कि आपका जो आरटीपी एमटीपी नवंबर 23 और या फिर मई 23 मतलब उसके जस्ट पहले का एक अटेम्प्ट, इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो रिपीट हो सकता है। ये तो नहीं बोला कि श्योर है, श्योर तो कुछ भी नहीं हो सकता देखो भाई, पर एक बहुत अच्छे चांसेस है इन दोनों के अंदर आरटीपी एमटीपी से एक ना एक क्वेश्चन आपका पेपर में रिपीट हो ही सकता है, सेम ईयर के आरटीपी उसके एक पहले वाले के आरटीपी, आरटीपी प्लस एमटीपी, ठीक है। तो ये करना है। अब ये पॉइंट मैं बहुत सी बार बोल चुका हूं वैसे बच्चों को, हार्ड और लेंदी कॉन्सेप्ट जो भी हो, मैंने तुमको बोला हार्ड लेंदी कॉन्सेप्ट एज वेल एज क्वेश्चन जो भी हो, तुमको लग रहा है यार ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है या बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, 10 बार पढ़ा उसके बाद एक बार समझ में आया, जैसे समझ में आ जाए उस कॉन्सेप्ट को उस बुक से काट दो, उसके बुक से काट दो वहां से,
उसको अलग जगह एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में समराइज कर दो। तुमको हिंदी कंफर्टेबल हो तो हिंदी में समराइज कर दो, मैं उसमें ही कर देता था, मैं हिंदी में लिख देता था कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा कर दूंगा, चार्ट बनाता था खुद के हिसाब से कि मैं जब नेक्स्ट टाइम पढ़ू तो मुझे वापस इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, एक ही बार में पढ़ने से सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। ये सेम चीज मैं हर बार हर सब्जेक्ट के अंदर करता था, एफआरई नहीं हर सब्जेक्ट के अंदर मैं करता था। तो ये चीज तुम करना ही करना, हो सकता है उसी के ऊपर ब्लैंक पेपर चिपका के उसी के ऊपर लिखना शुरू हो जाओ, मैं तो ये कर लेता था, बहुत ईजी होता था। हर बार सेम क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, हर बार से पूरा क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। लाइक सीएफएस का एग्जांपल लेते हैं अपन, सीएफएस के अंदर लाइक तुम कुछ भी ले लो, बिजनेस कॉम्बिनेशन भी ले लो, 103 ले लो, 110 ले लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन हर बार करना जरूरी नहीं होता भाई। सीएफएस का क्वेश्चन अपन ने उठाया, 15 पॉइंट है उसके अंदर, 15 पॉइंट में से तुमने 10 पॉइंट जो करे, 10 पॉइंट एग्जैक्टली सेम पिछले वाले क्वेश्चन में भी अपन कर चुके, तो बार बार वो 10 पॉइंट रिपीट करना जरूरी नहीं है। अपन ने पिछली बार वो 15 का 15 10 पॉइंट पहले कर चुके, तो इस बार केवल रिमेनिंग जो 5 पॉइंट है उस पर टिक लगा दो कि हाँ भाई केवल ये 5 पॉइंट ही नए हैं, बाकी के पॉइंट को तो इग्नोर ही कर दो, देखना ही नहीं, केवल इन 5 पॉइंट पर टिक लगा लिया और 5 पॉइंट पे लिख दो कि इस पॉइंट का एडजस्टमेंट ये होगा, इस पॉइंट का एडजस्टमेंट ये होगा, ताकि एग्जाम टाइम पे तुमको बहुत अच्छा लगेगा कि तुमने पहले ही वहां पे वो पॉइंट लिखा दिया। जैसे तुम पेज पलटोगे केवल ये 5 चीजें काम की तुमको उस पेज पे पता पड़ जाएगा, वरना अपन हर चीज करने लग गए तो अपने पास टाइम नहीं होगा भाई सब कुछ कवर करने का। तो वो 5 पॉइंट अपन ने देखे, उन 5 पॉइंट पे नजर जाएगी, उन 5 पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या मतलब है, कैसे उन 5 पॉइंट का एडजस्टमेंट करना है, वो सब कुछ उधर ही तुमको मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज तुम ध्यान रखना है अपने को। ओके ये अपन ने कर लिया वो 5 पॉइंट के बाद। और जो भी तुमको लग रहा है कि ये 5 पॉइंट को तुमको लग रहा है फिर कोई हार्ड क्वेश्चन है, फिर इसके अलावा कोई भी उठा है कोई हार्ड क्वेश्चन है, जो सेम मैंने तुमको इस कॉन्सेप्ट में बोला था, सेम हार्ड क्वेश्चन में भी लिख दो कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है, तो इसका सॉल्यूशन पहले ऐसे करना है, पहले ये निकालना है फिर ये निकालना है, क्योंकि ऐसा होगा तभी ये निकलेगा, ऐसा अगर अपन ने नहीं करा तो ये नहीं निकलेगा। समझ गए तुम? मैं भी नहीं समझा मैं क्या बोला, पर ओवरऑल तुमको समराइज करना है इजीली कि वो क्वेश्चन अगली बार तुम करो तो तुमने जो चीज लिखी है उसी से काम बन जाए, फिर फटाफट से एक बार नजर फेरनी है उस पर। तो ये चीज तो तुमको करना ही करना है खुद की लैंग्वेज में, बहुत इजी हो जाते हैं नेक्स्ट रिवीजन उससे। वन डे रिवीजन की तुम इस एफआर के अंदर बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव कवर करो, सब चीजें हाथ लगाओ, क्योंकि वो फर्स्ट ही एग्जाम होता है एफआर का। फर्स्ट ही एग्जाम में अपने को कोई 1.5 डे का लिमिटेशन तो होती नहीं, अपन 7-8 दिन लेंगे फर्स्ट ही एग्जाम में तैयारी करने के लिए अच्छे से, रिटर्न प्रैक्टिस तक करेंगे। तो अब ये मत करो कि यार ये लास्ट डे पे तो होगा नहीं तो अभी छोड़ देता हूँ, अच्छे से एक एक इंडेक्स अच्छे से करो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फेयर वैल्यू हो, कोई सा भी हो, आपको सब अच्छे से करने इंडेक्स के अंदर। स्टार्ट मार्किंग क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली, फर्स्ट रीजन से तुम मार्किंग करना शुरू हो जाओ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन तो मैं फर्स्ट बार देख के एग्जाम में भी डायरेक्ट कर सकता हूं, तो उसको वहां पे कट कर दो, ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड है उसको वहां पे कट कर दो। मतलब तुमको ये जैसे अगर अज्यूम करो 100 क्वेश्चन टोटल है एग्जाम अपने एक चैप्टर के अंदर, 100 में से फर्स्ट रिवीजन में तुम 50 फिल्टर करके हटा दोगे, फिर नेक्स्ट रिवीजन के अंदर 10 क्वेश्चन और हटा दिए, नेक्स्ट रिवीजन में 10 क्वेश्चन और हटा दिए, ऐसे करते करते एंड में आते आते तुम्हारे पास 30 क्वेश्चन ही बच जाएंगे, 30-40 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे करके तुमको फिल्ट्रेशन प्रोसेस फर्स्ट रिवीजन से ही उठानी पड़ेगी, वरना अगर तुम क्वेश्चन फिल्टर नहीं करते तो एंड टाइम पर कंफ्यूज होगे, सब पढ़ा लिखा पता नहीं पड़ेगा कि अब मैं पढ़ूं क्या भाई, इतने सारे क्वेश्चन तो नहीं हो सकते वापस हर बार। तो ये चीज तुमको ध्यान रखनी है। उसके बाद सारे क्वेश्चन हाथ से करना जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, सारे क्वेश्चन हाथ से कवर नहीं हो सकते कभी भी। कुछ लोगों को मैंने देखा है सारे हाथ से करने की कोशिश करने लग जाते हैं, कोई मतलब नहीं, बाकी का पूरा कोर्स छूट जाएगा तुम्हारा। सारे क्वेश्चन हाथ से नहीं होते, हर चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन जो तुमको लग रहे हो फैकल्टी ने मार्क करा हो या कुछ भी, वो कवर करो। मैं कोशिश करूंगा इस बार सारी सारी सब्जेक्ट के टॉप क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुमको शेयर कर दूं, मैं कोशिश करूंगा इस बार करने की। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको वो जो भी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन होंगे तुम्हारे हिसाब से फैकल्टी के हिसाब से किसने शेयर करे, वो करो हाथ से, ताकि तुम्हारी सिली मिस्टेक रिड्यूस हो जाए। मेन तो हैंड रिटन प्रैक्टिस ही होती किसके लिए, एक तो सिली मिस्टेक अपनी रिड्यूस करनी है, प्लस एक जो साथ में रहता है टाइम मैनेजमेंट, ये दो क्वेश्चन के दो चीज के लिए ही अपन अपन हैंड रिटन प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चीज अपन को इसलिए रखनी है। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एमटीपीज उठाओ आईसीआई की, एमटीपीज उठाने के बाद डायरेक्टली उसको एमटीपीज डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाओ, वही हाथ से सॉल्व करो, और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन की अच्छे से ऑडिट करो कि ये क्वेश्चन पहले ये से सॉल्व होगा, फिर ऐसे सॉल्व होगा, फिर ऐसे सॉल्व होगा, वो अच्छे से प्रोसेसिंग करो तुम्हारे दिमाग के अंदर। उसके बाद एक में मार्किंग पैटर्न की मैंने वीडियो बनाई हुई है तुमको कि मार्किंग पैटर्न कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है आंसर आई से, कैसे मार्क्स देता है हर एक पॉइंट के, वो मैंने बनाई हुई, वो तुम जाके देख लेना। ठीक है, अब ये हो गई। अब अपन इसमें बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं टेस्ट सीरीज का क्या करना है सर। देखो पहली बात तो जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होती है ना, सब्जेक्ट वाइज हर एक सॉरी सब्जेक्ट वाइज क्या सॉरी जो हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होती है ना, और एक होती है फुल टेस्ट सीरीज, उसमें क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज
कहीं से भी उठा लो, जहां फ्री से मिल रही है ना, फ्री वाला कहीं से किसी ने दोस्त ने रखी है, मतलब कुछ भी कहीं से फ्री में उठा लो। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कहीं से चेक करवाना जरूरी नहीं होता, कभी भी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कभी चेक नहीं करानी होती कि ये बंदा वापस चेक करेगा तभी मेरे को पता पड़ेगा, नहीं। चैप्टर वाइज कैसे पता पड़ेगा यार, 2 क्वेश्चन एक चैप्टर कर रहे हो, 3 क्वेश्चन कर रहे हो, टाइम का पता नहीं है, टाइम मैनेज कितना होगा, प्रेशर नहीं बन रहा दिमाग के अंदर, नहीं होगा। चैप्टर वाइज बस था, चैप्टर वाइज तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए कहीं से भी उठा लो, हर एक चैप्टर के टॉप क्वेश्चन अगर सोल्व करने हो या नहीं उठा रहे कहीं से, तो खुद की अपने चैप्टर के 4-5 क्वेश्चन अलग निकाल दो कि ये मैं खुद हाथ से करूंगा। फिर उसके बाद फर्स्ट बार तुमने चैप्टर वाइज कर ली, फिर जब सारा सिलेबस हो जाए, या तो कुछ बच्चे प्रीफर करते हैं कि फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे पूरा रिवीजन एफआर का हो गया तो फुल टेस्ट भी दे दे, कुछ बच्चे करते हैं कि नहीं फर्स्ट में नहीं सेकंड रिवीजन में देंगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुमको लगता है फर्स्ट में तुम इतने कैपेबल हो गए हो तो दे दो एक फुल टेस्ट वहां पे उठा के दे दो, तुमको टेस्ट सीरीज परचेज करनी तो परचेज कर लो, नहीं तो डायरेक्ट आईसीआई की एमटीपी उठा लो, वो एमटीपी जो तुमने आज तक सोल्व नहीं करी हो, मतलब सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में जो आईसीआई रिलीज करता है तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में अभी तक सोल्व नहीं हुई, उस तरह का कोई एमटीपी वगैरह उठा के खुद सोल्व कर लो, खुद चेक कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइम अच्छा मैनेज करना उसके अंदर। अब उसके बाद अब अपन आते हैं एबीसी एनालिसिस पर। फर्स्ट डिस्क्लेमर ही मैं दे दूं एबीसी के एनालिसिस के, मैं बिल्कुल खिलाफ हूं एबीसी एनालिसिस के, क्योंकि आईसीआई का कोई भरोसा नहीं, आजकल कहीं भी कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई भी भरोसा नहीं। तो मैं एबीसी एनालिसिस के वैसे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, और स्पेशली एमसीक्यू सब्जेक्ट के अंदर एमसीक्यू तो जान पूछ के आईसीआई बी और सी कैटेगरी से ही पूछेगा, फिक्स हो गया, ठीक है ना, तो मैं इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। पर फिर भी अब कुछ बच्चे फोर्स बहुत ज्यादा करते हैं कि नहीं हमको तो चाहिए चाहिए चाहिए, तो भाई ले लो। पास्ट एग्जाम वेटेज और लेंथीनेस ऑफ चैप्टर के हिसाब से एबीसी एनालिसिस मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा है, वो तुम उठा लो। पर एक कोड तुम अगर एबीसी एनालिसिस फॉलो भी कर रहे हो तो इस एबीसी एनालिसिस का मतलब तुम भाई कोई नया मतलब रख लो, जैसे ए मतलब तो है कि खून में डालना है चैप्टर को, खून के अंदर कोई आधी रात को पूछ रहे हो तो वो क्वेश्चन फंसवाड़ कर दो तुम कि ये ऐसे सॉल्व होगा। बी मतलब इंपॉर्टेंट है, अच्छा अटेंशन चाहिए। सी मतलब पूरा मत स्किप करो, रीड अंडरस्टैंड करो एमसीक्यू पर्पस के लिए नॉर्मल, और क्वेश्चन क्वेश्चन तो एटलीस्ट उसके कर ही लो। ये ठीक है सारे कॉन्सेप्ट नहीं करे, पर जो जो क्वेश्चन आई है कि क्वेश्चन तो कर लो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया वो, तो एटलीस्ट मैं क्वेश्चन तो वो अटेम्प्ट कर पाऊंगा, वो तो कर ही लेना सी कैटेगरी के अंदर भी। बाकी मैं तो सजेस्ट करता हूँ सब कुछ करो अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम मिल जाता है कवर करने के लिए। ए कैटेगरी में ये है, बी कैटेगरी में ये है, सी के अंदर ये है, ठीक है। अब ये तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा पूरी पीडीएफ, तुमको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बस अच्छे से पढ़ाई करो, फोड़ के आना है एग्जाम के अंदर, बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी में मैं अपलोड कर दूंगा। चलो बेस्ट ऑफ लक।